शराब के नशे में धुत एक लड़की और एक आर्मी ऑफिसर देहरादून की सड़कों से गुजरते हुए एक घने जंगल में पहुंचते हैं। घने जंगल में पहुंचते ही लड़की अचानक अपने कपड़े उतारना शुरू कर देती है और एक एक करके अपने आप को निर्वस्त्र करना शुरू करती है और उस आर्मी ऑफिसर से कहती है कि चलो हम एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाएं और एक दूसरे के साथ जीवन की खुशियों को बांट लें, जीवन का चरम सुख प्राप्त करें। लेकिन वो आर्मी ऑफिसर उस लड़की से ऐसा करने के लिए मना कर देता है और वो आर्मी ऑफिसर बोलता है कि नहीं, यह सब यहाँ नहीं हो सकता। लेकिन वो लड़की जिद करने लगती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, सबसे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के ऑल बटन को दबा दीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। दरअसल ये बात है सन 2020 की और देहरादून उत्तराखंड के एक घने जंगल की। उत्तराखंड के देहरादून में ये जो आर्मी ऑफिसर है उसकी पोस्टिंग होती है, वहीं वो जो लड़की होती है जिसका नाम होता है श्रेया शर्मा और वो जो आर्मी ऑफिसर होता है उसका नाम होता है रामेंद्र उपाध्याय। और अचानक ये सिलसिला जो शुरू होता है वो होता है एक क्लब से। वो रामेंद्र उपाध्याय कभी कभी अपने शहर से दूर एक क्लब में जाया करते थे जहाँ पर वो एकांत में अपने आप को शराब के नशे में डुबो लिया करते थे और जिंदगी के सुख और दुख को भूलकर उस शराब के साथ अपना समय बिताया करते थे। लेकिन तभी जब एक दिन वो क्लब में बैठकर शराब पी ही रही थे कि पीछे से एक लड़की आती है और उनकी शराब को उसका पैक बनाना शुरू कर देती है। जब अपनी शराब का पैक बनते हुए वो रामेंद्र उपाध्याय देखते हैं तो वो उस लड़की से पूछते हैं कि आप कौन हैं। तो वो लड़की बोलती है कि क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। रामेंद्र उपाध्याय अचरज भरी नज़रों से उस लड़की की तरफ देखते हैं और पूछते हैं कि आप मेरी क्या मदद करना चाहती हैं, अगर ऐसा कुछ है तो आप ये मदद कर दीजिए। वो लड़की रामेंद्र उपाध्याय का पैक बनाती है और रामेंद्र उपाध्याय उस पैक को घट घट करके अपने गले के नीचे उतारते चले जाते हैं और जैसे जैसे समय के साथ साथ वो पैक गले के नीचे जाते हैं, रामेंद्र उपाध्याय उस लड़की को एकटक देखते रहते हैं और कुछ समय के बाद वो लड़की वापस अपने काम पर लग जाती है और रामेंद्र उपाध्याय जो कर्नल हैं, जो आर्मी ऑफिसर हैं, वो अपने घर वापस चले जाते हैं। और कुछ समय 10, 15, 20 दिन गुजर जाते हैं। एक दिन फिर रामेंद्र उपाध्याय उसी क्लब में जाते हैं और वहां जाकर कुर्सी पर बैठते हैं। वो शराब का ऑर्डर करने ही वाले थे, लेकिन उससे पहले रामेंद्र उपाध्याय उस क्लब में चारों ओर किसी को खोजती हुई नज़रों से देखने लगते हैं। तभी पीछे से वो लड़की आकर रामेंद्र उपाध्याय के कंधे पर हाथ रखती है, बोलती है कि क्या आप मुझे ही ढूंढ रहे हैं। रामेंद्र उपाध्याय अचरज भरी नज़रों से उस लड़की की ओर देखते हैं। वो कर्नल उस लड़की से पूछते हैं कि आपको कैसे पता चला कि मैं आपको ही ढूंढ रहा हूँ। लड़की बोली, मुझे काफ़ी वक्त हो गया यहाँ, मैं लोगों की नज़रों को पहचानना जानती हूँ। और जब उसने ऐसा कहा तो रामेंद्र उपाध्याय मना नहीं कर पाए और फिर से उस लड़की ने वही शराब के पैक बनाने शुरू किए। तो लड़की ने उनसे पूछा, आप क्या करते हैं। तो रामेंद्र उपाध्याय ने कहा कि मेरा नाम रामेंद्र उपाध्याय है और मैं यहाँ देहरादून में लेफ्टिनेंट कर्नल की पोस्ट पर तैनात हूँ। तो लड़की बोली, अरे वाह, आप तो बहुत बड़े आदमी हैं। तो रामेंद्र उपाध्याय ने कहा कि बड़ा और छोटा कोई नहीं होता, इंसान के कर्म और उसका व्यवहार ही उसे बड़ा बनाता है। उस लड़की से रामेंद्र ने पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ क्या करती हो। तो वो लड़की बोली, सर मैं तो बहुत छोटी इंसान हूँ, मैं यहाँ इस क्लब में डांस करती हूँ, मैं एक बार डांसर हूँ। तो रामेंद्र उपाध्याय ने कहा, कोई बात नहीं है, हर व्यक्ति अपना काम करता है, बड़ा और छोटा तो उसके कर्म होते हैं। बस इतना कहना ही था कि वो लड़की रामेंद्र उपाध्याय की बातों में उलझ गई और उनको प्यार करने लगी और यह सिलसिला दर बतर चलता रहा। जब भी वो कर्नल रामेंद्र उस क्लब में आते, वो लड़की उनके साथ
शराब का पैक बनाने के लिए अपना वक्त बिता दिया करती थी। ऐसे ही समय गुजर रहा था। जनवरी 2020 का महीना था। अचानक से लॉकडाउन लग जाता है। पूरा विश्व लॉकडाउन के फेर में फंस जाता है और धीरे धीरे करके 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना बीत जाता है। जनवरी के बाद फरवरी, मार्च, और इसी बीच में जब एक दिन रामेंद्र उस क्लब में थे लॉकडाउन से पहले, तब उन दोनों ने एक दूसरे के साथ अपने मोबाइल नंबर भी शेयर कर लिए थे। लेकिन जब लॉकडाउन लग गया तो रामेंद्र उपाध्याय जो सिलीगुड़ी में पोस्टेड थे लेकिन देहरादून के रहने वाले थे, अब वो वहाँ फंस जाते हैं लॉकडाउन में। वहीं वो लड़की जो श्रेया शर्मा जिसका नाम है, वो रहने वाली तो थी नेपाल की, लेकिन अपनी जिंदगी को गुजर बसर करने के लिए सिलीगुड़ी के एक क्लब में डांस का काम करती थी। वहीं लोगों को बार में शराब भी परोस दिया करती थी। इस तरीके से उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे मिल जाते थे और वो अपनी ज़िंदगी को जैसे तैसे पटरी पर लाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जब लॉकडाउन लग जाता है तो दोनों अपने घर से दूर होते हैं और फंस जाते हैं। ऐसे में उन दोनों को एक दूसरे का सहारा मिल जाता है, क्योंकि पूरा विश्व लॉकडाउन के फेर में घर में फंस के रह जाता है। जो जहाँ था वहीं रह जाता है। कोई विदेशी नागरिक अगर हिंदुस्तान में था या हिंदुस्तानी नागरिक विदेश में था, कोई अपना प्रदेश छोड़ के दूसरे प्रदेश में था, कोई आगरा में था, कोई मुंबई में था, कोई बिहार में था, कोई कलकत्ते में था। जो जहाँ था वो वहीं फंस के रह जाता है। ऐसे में वो कर्नल और वो बार डांसर दोनों एक दूसरे का सहारा बन जाते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिता लिया करते थे। जब कर्नल को बोरियत महसूस होने लगती थी या उस लड़की को किसी सहारे की ज़रूरत होती थी तो दोनों फ़ोन पर घंटों बातें किया करते थे। और कभी कभी वो कर्नल उस लड़की को अपने पास अपने ही कमरे में या अपने घर में बुला लिया करता था और फिर पूरी रात वहीं गुजर जाया करती थी। इस बीच दोनों एक दूसरे के साथ फिजिकल भी हुआ करते थे, सेक्स भी करते थे, सुख दुख की बातें भी करते थे और ज़िंदगी के सभी सुखों को एक दूसरे के साथ बांट लिया करते थे। ऐसे समय गुजरता गया। 2020 निकला, 2021 निकला, 2022 भी निकला। करते करते लगभग 2 साल का वक्त बीत गया और वो दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। अब वो कर्नल और वो लड़की एक दूसरे के बगैर नहीं रह पाते थे। अब ऐसा ही सिलसिला चल रहा था। दोनों की जिंदगी सुख से कट रही थी। दोनों एक दूसरे के साथ शारीरिक सुख भी बांटते थे और जीवन के सुख दुख भी बांट लिया करते थे। अचानक से एक दिन कर्नल के पास एक लेटर आता है और उस लेटर में लिखा था कि कर्नल साहब, अब आपकी पोस्टिंग सिलीगुड़ी से हटकर देहरादून कर दी गई है। और कर्नल साहब जब ये बात उस लड़की बार डांसर श्रेया शर्मा को बताते हैं तो श्रेया शर्मा दुखी हो जाती है और वो कहती है कि अब हम कैसे मिल पाएंगे। तो कर्नल साहब ने कहा कि मेरी तो मजबूरी है, मैं सरकारी नौकर हूँ, मुझे तो जहाँ मेरी पोस्टिंग हुई है वहाँ जाना ही पड़ेगा, लेकिन तुम सिलीगुड़ी से हटकर देहरादून में आ सकती हो क्योंकि तुम्हारा तो यहाँ पे ऐसा कुछ खास नहीं है, तुम्हारी कोई मजबूरी नहीं है। वो श्रेया शर्मा, उस लड़की को भी ये आइडिया पसंद आ जाता है और वो लड़की देहरादून पहुंच जाती है। सिलीगुड़ी से देहरादून पहुंचती है जहां उसका कोई नहीं था। लेकिन कर्नल साहब की एक मजबूरी थी। उनकी पोस्टिंग तो देहरादून में हो गई थी लेकिन साथ ही साथ उनका अपना परिवार भी था। देहरादून में कर्नल साहब की पत्नी, उनका बच्चे, उनका परिवार भी था और उनकी पोस्टिंग भी वही हो गई थी। अब कर्नल साहब के साथ एक मजबूरी थी, एक दुविधा थी कि कर्नल साहब को उस लड़की श्रेया शर्मा का भी ख्याल रखना था और उसके साथ समय भी बिताना था, वहीं उनको अपनी पत्नी को भी समय देना था। अब ये सिलसिला शुरू हुआ। कर्नल साहब अपने घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आया जाया करते थे और जब वो लड़की सिलीगुड़ी से चलकर देहरादून पहुंच गई तो उसका रहने का इंतजाम एक होटल में कर दिया गया। अब जब उसकी पत्नी को कुछ ऐसा लगा कि जो कर्नल साहब हैं उनकी गतिविधियां कुछ पहले जैसी नहीं रहीं, वो कुछ उसकी पत्नी से छुपा रहे हैं, तो उसकी पत्नी ने कर्नल साहब का पीछा करना शुरू किया और एक दिन उसने देखा कि कर्नल साहब ऑफिस से घर और घर से ऑफिस के बीच में कहीं और भी चले जाते हैं। जब उसने देखा कि कर्नल साहब एक दिन एक होटल में गए हैं जहां होटल के एक कमरे में एक लड़की जो उम्र में उनसे बहुत छोटी थी
कम से कम 15 साल का फ़र्क था दोनों के बीच में। और कर्नल साहब उसके साथ शारीरिक सुख बांट रहे हैं। उसके साथ में इस तरीके के काम को करते हुए देख के उनकी पत्नी को बहुत गुस्सा आ गया और ये अश्लीलता उनकी पत्नी बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने वहाँ होटल में हंगामा शुरू कर दिया। कर्नल साहब ने जब ये देखा तो कर्नल साहब ने दोनों को समझाने की कोशिश की। उनकी पत्नी और उस लड़की के बीच में काफ़ी बहस हुई। हालांकि उस लड़की श्रेया शर्मा को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि कर्नल साहब शादीशुदा हैं, उनका परिवार है। वो तो कर्नल साहब के साथ समय बिताकर और शारीरिक सुख बांटकर खुश थी। लेकिन चूंकि कर्नल साहब का अपना परिवार था, उनकी पत्नी को ये बात बिल्कुल भी गवारा नहीं हुई और उसने कर्नल साहब को चेतावनी दी कि आप अब इस लड़की से मिलना जुलना बंद कर दीजिए। तो कर्नल साहब ने उस समय अपनी पत्नी को समझाते हुए कहा कि ठीक है, तुम जैसा चाहोगी वैसा ही होगा। लेकिन चूंकि कर्नल साहब उस समय अपनी पत्नी की बात मान गए और उसको ये वायदा कर दिया कि अब हम एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, इस लड़की के साथ मेरा कोई संबंध नहीं रहेगा। लेकिन कर्नल साहब ने उस लड़की को उस होटल से निकालकर एक अलग से रूम दिलवा दिया और उसको उस घर में रहने और खाने की पूरी व्यवस्था कर दी। अब वो लड़की कभी देहरादून में रहती तो कभी सिलीगुड़ी चली जाया करती थी। इस तरीके से उस लड़की का आना जाना देहरादून और सिलीगुड़ी में रहने लगा। लेकिन समय के साथ साथ वो लड़की कर्नल साहब पर शादी करने के लिए दबाव डालने लग गई, क्योंकि ऐसा अक्सर होता है, लड़कियां कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताने के बाद में अपने फ्यूचर के लिए, अपने भविष्य के लिए चिंतित हो जाती हैं कि अभी तो अनैतिक रूप से, असामाजिक रूप से जो गतिविधियां वो कर रहे हैं वो ठीक है, अभी शरीर जवान है, शरीर साथ दे रहा है। लेकिन जब समय के साथ साथ शरीर बुढ़ा हो जाएगा तब उनका भविष्य क्या होगा। तो वो कर्नल साहब उस दुविधा में फंस गए। लेकिन एक दिन कर्नल साहब की पत्नी ने जब देखा कि कर्नल साहब अपनी हरकतों से या अपनी आदतों से, अपनी दिनचर्या से बाज नहीं आ रहे हैं, तो उसने पीछा किया और देखा कि कर्नल साहब ने उस लड़की को एक घर दिलवा दिया है और वहाँ उस घर में वो कर्नल साहब के साथ आना जाना करते हैं, शारीरिक सुख उस लड़की के साथ कर्नल साहब बांटते हैं। तो उसने बहुत हंगामा किया। तब कर्नल साहब ने अपनी पत्नी को प्रॉमिस किया कि अब आज आखिरी बार मैं इससे मिल रहा हूँ, उसके बाद कभी नहीं मिलूँगा। अब कर्नल साहब एक प्लान बनाते हैं उस लड़की से पीछा छुड़ाने का, क्योंकि कर्नल साहब उस लड़की और पत्नी के बीच में फंस चुके थे। उन दोनों में से किसी एक को चुनना था। तो कर्नल साहब के पास एक ही ऑप्शन था कि पत्नी और परिवार के साथ रहा जाए, उस लड़की से पीछा छुड़ाया जाए। तभी कर्नल साहब ने एक प्लान बनाया और देहरादून के प्रेम नगर पंडितवाड़ी में, जहां कर्नल साहब रहते थे और उनकी पत्नी और उनका परिवार रहता था, 9 सितंबर 2023 को कर्नल साहब एक प्लान बनाते हैं और उस लड़की को एक क्लब में बुलाते हैं। वहां पर उसको शराब पिलाई जाती है और उससे कहते हैं कि आज पियो, हम और तुम आज जिंदगी के सुखों को बांटेंगे, जितना चाहो उतनी शराब पियो। कर्नल साहब ने उस लड़की को खूब शराब पिलाई और उसके बाद खुद ने कम शराब पी और कर्नल साहब उस लड़की को एक कार में बिठाकर, अपनी एक गाड़ी में बिठाकर चल देते हैं ISBT घंटाघर, 2 ही रोड 12 रोड होते हुए, महाराणा प्रताप चौक से, थाना रोड से होते हुए, गुजरते हुए वो एक जंगल में पहुंच जाते हैं। और वहां जंगल में पहुंचकर कर्नल साहब का जो प्लान था वो उसको अंजाम देने ही वाले थे। तभी वो लड़की कार से उतरती है और कहती है कि आओ हम और आप एक दूसरे के साथ फिजिकल हो जाएं। लेकिन कर्नल साहब उस लड़की को मना कर देते हैं और कहते हैं कि नहीं, यहाँ यह सब नहीं हो सकता। और कर्नल साहब कहते हैं कि तुम रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ सरप्राइज लेके आया हूँ। कर्नल साहब उस गाड़ी में से उतरते हैं, पीछे जाते हैं, जो उन्होंने पहले से तैयारी करके रखी हुई थी, वहाँ से एक हथौड़ा उठाते हैं और लड़की के सिर पर लगातार कई वार करते हैं। कर्नल साहब ने उस लड़की के सिर पर इतने वार किए कि उस लड़की की वहीं मौत हो जाती है। मौत के बाद कर्नल साहब ने उस लड़की की लाश को समाप्त करने के लिए उसके ऊपर तेल डालकर उसको आग लगा दी और उसके जितने भी सामान थे उनको कहीं छुपा दिया। अब लाश को जलाते समय कर्नल साहब से एक गलती हो गई, जो उसने कपड़े पहने हुए थे वो अध जले रह गए और उसके बाद कर्नल साहब वहां से चले जाते हैं, यह सोचकर कि यहाँ घने जंगल में
कौन आएगा और किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन यह एक अंधा केस था जो पुलिस के लिए बहुत ही रहस्यमय बना हुआ था। तभी दूसरे दिन अचानक से वहां राहगीर ने देखा कि वहां जंगल में एक लाश पड़ी हुई है जो अधजली है और उसकी पहचान करना मुश्किल है। तभी पुलिस को खबर दी जाती है और वहां आईजी, डीआईजी, एसएसपी, एसपी सिटी जो भी तमाम अधिकारी होते हैं वो मौके पर पहुंच जाते हैं। लेकिन उस रहस्य को पता लगाने के लिए एसएसपी दिलीप कुंवर सिंह की अध्यक्षता में, उनकी सानिध्य में एक टीम का गठन किया जाता है, जहां 4 टीमें बनाई जाती हैं, जिसमें एसपी सिटी सरिता डोभाल, सीओ डोईवाला और थानाध्यक्ष कुंदन सिंह, ये सब मिलकर अपनी अपनी टीमें गठित करते हैं। 4 टीमें बनाई जाती हैं, जिसमें एक टीम का काम होता है लोगों से पूछताछ करना, दूसरी टीम जो होती है वो सीसीटीवी सर्विलांस पर नजर रखती है, वहीं तीसरी पता लगाती है उन कपड़ों का कि वो कपड़े जिस ब्रांड के हैं वो कहाँ से खरीदे गए, किस दुकान से उस लड़की ने वो कपड़े खरीदे, उससे पहचान में शायद कहीं कुछ मदद मिले। और चौथी टीम जो होती है वो सोशल मीडिया से पता लगाएगी कि किस तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया। वहीं उस सड़क की ओर आने जाने वाली तमाम गाड़ियों की जांच की जाती है सीसीटीवी के माध्यम से, जिसमें पता चलता है कि लगभग 240 गाड़ियां उस रात को वहां से गुजरी हैं, जिसमें से 18 गाड़ियां ऐसी हैं जो घटना स्थल की ओर जाती हैं और उन सभी गाड़ी के ओनर्स का पता लगाया गया उन गाड़ी के नंबर्स के माध्यम से, और उसमें से एक गाड़ी उन कर्नल साहब की भी होती है। लेकिन सबसे बड़ी रहस्यमय बात यह थी कि कर्नल साहब का जो मोबाइल था वो उस रात स्विच ऑफ था। पुलिस को यहीं से शक हो जाता है और पुलिस फिर कर्नल साहब से पूछती है कि आपने अपना मोबाइल क्यों स्विच ऑफ किया। अब कर्नल साहब की बारी थी बताने की। पुलिस को बहुत मुश्किल हुई थी इस अंधे केस को सुलझाने के लिए, लेकिन इसमें जो पता चला वो मोबाइल से और सीसीटीवी फुटेज से, साथ ही साथ वो कपड़े जो अधजले थे उस ब्रांड से पुलिस को काफी सहयोग मिला और पुलिस उस कर्नल तक पहुंच गई, यानी कि कर्नल रामेंद्र उपाध्याय जो उनका नाम था, उन रामेंद्र तक पहुंची है। और पुलिस ने फिर अपने तरीके से उनसे कहा कि कर्नल साहब अब आप बताएंगे या हम अपने तरीके से पूछताछ करें। कर्नल साहब क्योंकि कानून के जानकार हैं, उनको पता है कि जब पुलिस अपने तरीके से पूछना शुरू करती है तो उसके तरीके अलग होते हैं और इस तरीके से एक ऐसा केस जिसकी गुत्थी शायद कभी सुलझ नहीं पाती, लेकिन एक ग्रामीण की मदद से उसने जब पुलिस को सूचना दी और उसने बताया कि कल यहाँ रात को 10 बजे तक तो मैं निकला था, यहाँ पे कोई भी लाश नहीं थी, तो पुलिस को मदद मिली कि रात को 10 बजे के बाद और सुबह 7 बजे से पहले यहाँ पे कोई निकला है, कोई आया है जिसने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है। और उस बीच में वो कर्नल रामेंद्र उपाध्याय की गाड़ी का वहाँ जाना, उनके मोबाइल का स्विच ऑफ होना और उसके बाद में कर्नल साहब का उन सबूतों को मिटा देना, यह एक गंभीर अपराध था। तो दोस्तों, इस पूरी प्रकरण को आप तक पहुंचाने का एक ही मकसद है कि आजकल चाहे गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, कभी ना कभी कोई ना कोई आदमी कुछ ऐसा कर बैठता है जिससे एक अपराध को जन्म दिया जाता है। और यही दहशत की दुनिया में हम आपको ये जानकारी शेयर कर रहे हैं कि सतर्क रहिए, स्वस्थ रहिए, किसी भी ऐसे चक्कर में ना पड़िए, या अगर आप कहीं किसी के साथ फंस गए हैं तो उसमें कानून की मदद लीजिए। उस लड़की को मारकर इस प्रकरण का अंत करना नहीं था। कर्नल साहब चाहते तो उस लड़की से कह सकते थे, अब मैं अपने परिवार के साथ खुश हूं और मेरा अपना एक परिवार है जो तुम पहले से जानती थी, मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता हूं, और पुलिस की मदद लेके उस लड़की से अपना पीछा छुड़ाया जा सकता था। लेकिन कर्नल साहब ने कुछ और ही किया जिसका अंजाम आप सबके सामने है। एक लड़की को अपनी जान देनी पड़ी, वहीं कर्नल साहब को जेल जाना पड़ा जिसमें उनकी बदनामी भी हुई, साथ ही साथ उनकी नौकरी भी चली गई। तो दोस्तों, अगर आप सभी चाहते हैं कि ऐसी ही कहानियां, सच्ची कहानियां मैं आप तक लेके आता रहूं, तो सबसे पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन के ऑल बटन को दबा दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और अगर आप चाहते हैं कि मैं अपने वीडियोस में आपका नाम लूं,
आपके बर्थडे को बारे में विश करूं तो दोस्तों आप कमेंट सेक्शन में अपना नाम और अपनी बर्थडे मुझे भेजते रहिए। मैं अपने अगले वीडियो में आपका नाम जरूर लूँगा और आपके बर्थडे पे आपको विश करूँगा। तब तक के लिए आने वाला 2025 आपके जीवन में खुशियाँ लेके आए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं दीपक सालोत्री दहशत की दुनिया से आपके बीच उपस्थित होता रहूँगा।